दोस्तों, जब भी आप न्यूज़ चैनल्स लगाते हैं तो एक हेडलाइंस अक्सर हम सबके मन में डर पैदा करती है। रुपी फॉल्स टू अ हिस्टोरिक लो अगेंस्ट डॉलर। टीवी एंकर्स एकदम पैनिक मोड में आ जाते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो सरकार के ऊपर हमला बोल देती हैं, और उस वक्त आप और मेरे जैसा हर आम हिंदुस्तानी एक ही सवाल पूछता है कि आखिर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा आरबीआई, ये कर क्या रहा है? आरबीआई रुपी को बचा क्यों नहीं रहा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन शर्मा, और आज हम इकोनॉमिक्स के एक ऐसे सच के ऊपर से पर्दा उठाएंगे और लॉजिकल तरीके से उठाएंगे, जो आपको अक्सर ये टीवी डिबेट्स वाले शोर शराबे में कहीं ना कहीं या तो ये दब जाता है या फिर जानबूझकर प्रोबेबली बताया नहीं जाता। आम जनता और पॉलिटिशियंस को लगता है कि रुपी को हर हाल में गिरने से रोकना हमारे देश के लिए एक अल्टीमेट विक्ट्री होगी, जीत होगी। क्योंकि आफ्टर ऑल भाषणों में तो यही बताया जाता है कि रुपी सिर्फ एक करेंसी नहीं है, इसके साथ तो हमारे देश का स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। और वैसे भी मेनी ऑफ यू वुड बिलीव कि एक स्ट्रॉन्ग करेंसी मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, है ना? लेकिन हकीकत में रुपी को आर्टिफिशियली बचाने की जिद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक स्लो पॉइजन बन सकती है। स्लो पॉइजन दोस्तों। आरबीआई रुपी को हमेशा के लिए नहीं बचा सकता, और सबसे बड़ी बात, आरबीआई को उसको बचाना भी नहीं चाहिए। और कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले एक बार आराम से, पूरी तसल्ली के साथ, पूरी पेशेंस के साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। क्योंकि आज के इस एनालिसिस में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर क्यों रुपी की वैल्यू को लेकर आरबीआई के हाथ बंधे हुए हैं। हम रियल वर्ल्ड डेटा और जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखेंगे कि रुपी का गिरना एक नेचुरल मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट क्यों है। हम समझेंगे कि अगर आरबीआई ने अपनी अनपॉपुलैरिटी के डर की वजह से रुपी को जबरदस्ती होल्ड करने की कोशिश की, तो लॉन्ग टर्म में हमारी देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कैसे हो सकती है, वो नहीं होने देनी हमें। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें चलना होगा इस पूरे चक्रव्यूह के रूट कॉज के ऊपर, राइट? तो उस रूट कॉज को समझते हैं तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम की शुरुआत को समझेंगे और इकोनॉमिक्स के सबसे फंडामेंटल रूल को समझेंगे। व्हाट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ इकोनॉमी? इट इज डिमांड एंड सप्लाई। रुपी और डॉलर का ये जो एक्सचेंज रेट है ना, दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ मैजिकल नंबर जो सरकार बंद कमरे में डिसाइड करती है। ये एक प्राइस है। जैसे आप लोग आलू प्याज टमाटर खरीदते हैं, उसकी कीमत होती है और वो डिमांड सप्लाई से तय होती है। उसी प्रकार से रुपी की भी वैल्यू होती है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उसकी डिमांड और सप्लाई से तय होगी। जब मार्केट के अंदर डॉलर की डिमांड उसके सप्लाई के मुकाबले बढ़ जाती है तो डॉलर महंगा हो जाता है, और ऑटोमेटिकली रुपी जो है वो सस्ता हो जाता है। और इस वक्त ग्लोबल मार्केट में डॉलर की डिमांड जो है, ये एक सुनामी की तरह इसमें आग लगी पड़ी है। मतलब सुनामी तो ऑब्वियसली पानी है, बट काफी हाई है। तो इसके दो मेन जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस हैं। पहले सबसे बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिक्स। हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट इस वक्त एक वॉर जोन बना हुआ है। इसराइल, हमस और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेट की वजह से डिस्टर्ब्ड है, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस कॉन्स्टेंटली दे आर स्काई रॉकेटिंग। अब जरा इस डेटा पॉइंट पर ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। आपको पता है इंडिया अपनी डोमेस्टिक क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का कितना इंपोर्ट करता है, कितने परसेंट इंपोर्ट करता है? इट इज 85%, मोर देन 85%। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है तो हमारा ये इंपोर्ट बिल वर्टिकली शूट अप कर जाता है बिकॉज ऑफ दिस सच अ हाई डिमांड। और दुनिया भर में तेल खरीदने के लिए आपको पता है हमें पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, रुपी में नहीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में इस तेल को खरीदने के लिए डॉलर की डिमांड ड्रास्टिकली बढ़ चुकी है। ऊपर से भारत का जो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी, इट इज गोल्ड। और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौरान इस वक्त गोल्ड के प्राइसेस भी हिस्टोरिकली हाई चल रहे हैं। तो इस तेल और सोने के इंपोर्ट दोनों को अगर हम मिला दें तो भारत में मौजूद डॉलर्स, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, एंड दिस इज पुशिंग द रूपी डाउन। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है द ग्रेट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक्सोडस। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना मैसिव कैपिटल ये भारतीय स्टॉक मार्केट में इसमें से निकाल रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर भारत की जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी है तो ये फॉरेनर्स पैसा बाहर क्यों लेकर जा रहे हैं? तो इसके पीछे दोस्तों एक ग्लोबल स्ट्रक्चरल शिफ्ट एसोसिएटेड है। आजकल अमेरिका, ताइवान और कोरिया जैसे मार्केट्स में एक एआई बूम चल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को वहां के टेक हेवी मार्केट्स में ज्यादा और काफी जल्दी जल्दी ग्रोथ दिख रही है।
इसी के साथ साथ यूएस फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं दे आर कंसिस्टेंटली हाई, राइट। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्याज भी ज्यादा मिलता है। सो कॉन्सिक्वेंटली ये लोग यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और वहां पर निवेश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि भारतीय स्टॉक मार्केट्स पिछले कुछ सालों की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आज की डेट में ओवर वैल्यूड है, तो यहां पर करेक्शन आ सकती है। और यहाँ के टैक्सेशन इश्यूज की वजह से भी उन्हें परेशानी है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड ऑल दैट। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा भारत से खींचकर वापस यूएस या दूसरे देशों की मार्केट्स में शिफ्ट कर देते हैं। जब वो अपना पैसा भारतीय स्टॉक मार्केट से निकालते हैं तो यहां से मिलने वाले रुपीस को वो लोग जब इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाएंगे तो डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। एक बार फिर से इस पूरे प्रोसेस में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम है, और इसका अल्टीमेट प्रेशर हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी यानी कि रुपी के ऊपर पड़ता है। अब आती है सबसे क्रूशल कड़ी, ठीक है, इस पूरी डिबेट में सबसे क्रूशल पॉइंट अब है, इसमें होती है आरबीआई की एंट्री। जब ग्लोबल मार्केट फोर्सेस रुपी को नीचे की तरफ धकेल रही होती हैं तो पैनिक को रोकने के लिए आरबीआई एक नाइट इन द शाइनिंग आर्मर की तरह, हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। लेकिन आरबीआई अब फाइट कैसे करेगा? तो आरबीआई के पास होते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स का एक बहुत बड़ा मैसिव खजाना, जो फिलहाल लगभग 680 बिलियन डॉलर्स के आसपास ये घूम रहा है। एक बहुत बड़ा और काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, जब रुपी तेजी से गिरने लगता है तो इस वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई अपने इन रिजर्व्स में से डॉलर निकालकर ओपन मार्केट में बेचना शुरू करता है और ओपन मार्केट से रुपी खरीदना शुरू करता है। तो इस रिवर्स एक्शन से मार्केट में अचानक डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और रुपी का गिरना इस वजह से टेम्पररीली रुकना शुरू हो जाता है या स्लो होना शुरू हो जाता है। सुनने में ये सोल्यूशन बहुत ही अच्छा और काफी सिंपल लग रहा है ना, लेकिन यहीं पर एक देश के लिए सबसे बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है, जिसे मैक्रो इकोनॉमी की भाषा में क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज द क्रेडिबिलिटी ट्रैप। दोस्तों, हमारे पास ये जो 680 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व मौजूद है ना, ये है तो सही, लेकिन एक ग्लोबल क्राइसिस जैसे वॉर या रिसेशन के सामने ये रिजर्व्स अनलिमिटेड नहीं है। अगर क्रूड ऑयल के दाम अगले कई महीनों तक हाई रहे और फॉरेन कैपिटल कई महीनों तक लगातार बाहर जाती रही तो आरबीआई कब तक अपने खजाने से डॉलर्स को बाहर बेचता रहेगा? कुबेर के खजाने भी खत्म हो जाते हैं, ये फिर आरबीआई है। सोचिए, अगर आरबीआई ने रुपए की इज्जत बचाने के चक्कर में हजारों करोड़ डॉलर्स मार्केट में झोंक दिए, अपने कीमती रिजर्व्स बर्न कर दिए, और उसके बावजूद ग्लोबल प्रेशर इतना ज्यादा रहा कि रुपी फिर भी गिरता रहा, तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ग्लोबल मार्केट में एक भयंकर पैनिक मच जाएगा। और ये जो स्पेकुलेटर्स होते हैं ना, सट्टेबाज और फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनको लगने लगेगा कि आरबीआई अब अपना कंट्रोल खो चुका है और उनके पास आगे लड़ने के लिए, आरबीआई के पास या आगे उनका रिजर्व खत्म हो गया है, ऐसा लगेगा। इकोनॉमिक्स का देखो सीधा सीधा रूल है कि एक फेल्ड डिफेंस, जहां आप अपने रिजर्व्स भी गवा दें और करेंसी को भी ना बचा पाएं, ये इकोनॉमी के लिए नो डिफेंस से भी ज्यादा डेंजरस है। स्पेक्यूलेटर्स इस वीकनेस को सेंस करके और भी ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग शुरू कर देते हैं, जिससे रुपी अभी तो देखो एक नेचुरल डिक्लाइन से गुजर रहा है, लेकिन ऐसा होने से नेचुरल डिक्लाइन से निकलकर ये फ्री फॉल की स्थिति में आ सकता है। इसलिए आरबीआई को प्रैक्टिकली एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो रुपी को गिरने से पूरी तरह नहीं रोक सकता, वो सिर्फ इस फॉल को एब्जॉर्ब करके एक सॉफ्ट लैंडिंग दे सकता है, ताकि इंडियन इकोनॉमी को अचानक धड़ाम से झटका ना लगे। और आरबीआई अपनी लिमिटेशंस को बहुत अच्छे से जानता है, पढ़े लिखे लोग हैं यार, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर क्राइसिस लंबा चलता रहा और रिजर्व्स बर्न करना वायबल ना रहा तो आरबीआई के पास आगे क्या रास्ते बचते हैं? तो यहीं पर दोस्तों, यहीं पर स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स का वो सबसे बड़ा और खतरनाक चक्रव्यूह, जिसका सामना आज हमारी सरकार और हमारा सेंट्रल बैंक, ये दोनों कर रहे हैं। दुनिया भर के टॉप इकोनॉमिस्ट्स इस चक्रव्यूह को एक स्पेशल नाम देते हैं, और ये नाम क्या है? इट इज द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आरबीआई चाह कर भी तीन चीजें एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा। पहली, फ्री कैपिटल फ्लो, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा देश में आराम से आ पाना और जा पाना। दूसरी, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी आरबीआई अपनी इकोनॉमी की जरूरत के हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट्स जो हैं इनको सेट करे। और तीसरी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि रुपी की वैल्यू को कंट्रोल करना और उसे गिरने से रोकना। अब इस ट्रायंगल को भारत के करंट सिनारियो के ऊपर जरा अप्लाई करके देखो।
इंडिया में कैपिटल फ्लो काफी हद तक ओपन है। हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा डाल और निकाल बड़े आराम से सकते हैं। और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी कि LRS, इसके तहत भारतीय लोग भी बाहर पैसा अपना भेज सकते हैं। अगर सरकार इस फ्री फ्लो के ऊपर बैन लगाती है तो ग्लोबल मार्केट में हमारी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठेगा और फ्यूचर में कोई इन्वेस्टर भारत में नहीं आएगा। तो फ्री कैपिटल फ्लो को तो देखो यार, छेड़ना पॉसिबल ही नहीं है, इसको हम छेड़ ही नहीं सकते। अब बची दो चीजें, ठीक है। तो अगर RBI चाहता है कि बिना अपना फॉरेक्स रिजर्व जलाए वो रुपये की इज्जत बचाए, तो उनके पास एक ही ब्रह्मास्त्र टेक्निकली बचता है, और ये है इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि रेपो रेट को ड्रास्टिकली बढ़ा देना। इसका लॉजिक सुनो, अगर RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो इंडिया के बैंक्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिटर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये देखकर दुनिया भर के फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस भारत की तरफ भेजना स्टार्ट कर देंगे। जब पैसा आएगा तो साथ में ये डॉलर भी तो आएगा, और डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। डॉलर की सप्लाई बढ़ी और हमारा रुपी ऑटोमेटिकली इस वजह से वीजा वी डॉलर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व लग रही है ना? लेकिन नहीं, इस सोल्यूशन की एक ऐसी कीमत है जो कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार या सेंट्रल बैंक चुकाना नहीं चाहेगा, और यही हमें एक आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाले सबसे बड़े इंपैक्ट को भी देखना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर RBI को बचाने के लिए अपने इंटरेस्ट, मतलब RBI रुपी को बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है, तो उसका सीधा असर आपकी और मेरी जेब पर एक्चुअली पड़ सकता है। ध्यान से सोचना, अगर रेपो रेट बढ़ गया तो बैंक्स अपने लोन महंगे कर देंगे। आपकी होम लोन की EMI ये काफी स्काई रॉकेट कर सकती है। मिडिल क्लास आदमी के लिए कार लोन लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगेगा देश की बिजनेसेस और फैक्ट्रीज को। एक बिजनेसमैन को न्यू फैक्ट्री लगाने या अपनी कंपनी एक्सपैंड करने के लिए जो सस्ता लोन पहले मिल सकता था, वो इस केस में रेपो रेट के बढ़ने से नहीं मिल पाएगा। अगर लोन महंगा हो गया तो वो एक्सपेंशन रोक देगा। अब जब बिजनेसमैन न्यू फैक्ट्री नहीं लगाएगा तो न्यू जॉब्स नहीं बनेंगी, और इससे क्या होगा? इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और पूरी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ इंजन के ऊपर जोर का ब्रेक लग जाएगा। यानी सिर्फ एक करेंसी को स्ट्रांग दिखाने के चक्कर में हमें फंडामेंटली अपनी पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ का गला घोट दिया ऐसे रेपो रेट बढ़ा के। तो फिर RBI के पास दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यह है कि RBI अपने इंटरेस्ट रेट्स को इकोनॉमी की इंटरनल ग्रोथ के हिसाब से स्टेबल रखे और रुपी को नेचुरली डेप्रिशिएट होने दे, यानी कि नेचुरली गिरने दे। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी ना एक ट्रैप है जिसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे ही रुपी गिरता है, हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल ये महंगा हो जाता है। 1 लीटर पेट्रोल या डीजल इंपोर्ट करने के लिए हमें ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे। जब देश में डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट ये इंक्रीज हो जाएंगी, और जब ट्रक से आने वाला सामान इसकी वजह से महंगा होगा तो आपके पड़ोस की दुकान पर ये जो आने वाली सब्जियां हैं, ये जो FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं, ये टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू वगैरह, और हर छोटी बड़ी चीज ये भी महंगी हो जाएगी। यानी रुपये के गिरने से महंगाई सीधा आम आदमी के घर के अंदर घुस जाएगी। तो अब आप RBI गवर्नर की कुर्सी पर बैठकर सोचिए, आपके आगे कुआं है और पीछे खाई है। या तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक दो ताकि रुपये की इज्जत बची रहे, या फिर रुपये को गिरने दो और महंगाई भी उसके साथ बढ़ेगी तो वो होने दो। इस कश्मकश में दुनिया भर के जो सेंसिबल इकोनॉमिस्ट हैं ये एक ही सलाह देते हैं, और वो है शॉर्ट टर्म महंगाई को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन देश की इकोनॉमिक ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज करना एक सुसाइड साबित हो सकता है। और इसी वजह से RBI एक पॉइंट के बाद अपनी अनपॉपुलैरिटी का डर छोड़कर रुपये को धीरे धीरे अपनी असली मार्केट वैल्यू के ऊपर गिरने देता है, गिरने दे सकता है। तो ये RBI की कमजोरी नहीं है, ये RBI की लॉन्ग टर्म विजन है और समझदारी है। अब यहां पर आप में से कुछ होशियार लोग जिन्होंने इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, वो एक बड़ा वैलिड सवाल पूछ सकते हैं कि भाई, इकोनॉमिक्स की किताबों में तो ये लिखा जाता है कि जब किसी देश की करेंसी गिरती है तो उसके एक्सपोर्ट्स सस्ते और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, और इंपोर्ट्स महंगे होने की वजह से इंपोर्ट्स जो महंगे हैं तो उसकी वजह से मतलब ये कम हो जाएंगे, कम लोग खरीदेंगे, तो इससे ट्रेड डेफिसिट अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिर RBI टेंशन क्यों ले रहा है? रुपये को आराम से गिरने क्यों नहीं देता? दोस्तों, थ्योरी में देखो ये बात सुनने में ठीक लगती है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में आकर ये टेक्स्ट बुक थ्योरी
चार बड़े रीजंस की वजह से कंप्लीटली फेल हो जाती है, और इसको बहुत ध्यान से समझना। पहला रीजन है द री एक्सपोर्ट कॉन्ड्रम, यानी कि कच्चे माल का चक्कर। हमें लगता है कि भारत में बना एक्सपोर्ट होने वाला सामान, मेड इन इंडिया जो सामान एक्सपोर्ट होता है वो पूरी तरह से भारत में बनता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 40% हिस्सा री एक्सपोर्ट्स कैटेगरी में आता है। यानी हम बाहर से कच्चा माल, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और उसकी फाइनल फिनिशिंग करके उसे वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब खुद सोचिए, जब रुपी गिरता है तो हमारा एक्सपोर्ट सस्ता जरूर होता है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल हमने खरीदा था वो उतना ही महंगा हो चुका है। यानी एक्सपोर्ट का जो सारा फायदा अदरवाइज मिल सकता था, इंपोर्ट की महंगाई की वजह से ये न्यूट्रलाइज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रही है? आई एम श्योर आ रही है। ठीक है। दूसरा रीजन है इंडिया इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में हमारी पोजीशन अभी उतनी डोमिनेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी कपड़ा मार्केट को देखें, टेक्सटाइल्स, तो इसमें हमारा सीधा कंपटीशन बांग्लादेश से होता है। जब रुपी गिरता है तो फॉरेन बायर्स जैसे कि यूएस या यूरोप, इनकी कंपनीज ये बहुत बहुत अच्छे से ये जानती हैं, है ना, कि क्या चल रहा है, और वो इंडियन एक्सपोर्टर के पास आकर कहती हैं कि तुम्हारा रुपी तो वैसे ही गिर रहा है, इसलिए तुम अब जो सामान हमें बेच रहे हो उसका डॉलर के प्राइस में हमें डिस्काउंट दो। मजबूरन इंडियन एक्सपोर्टर्स को अपने दाम कम करने पड़ते हैं, और रिजल्ट क्या होता है कि एक्सपोर्टर को तो उतने ही रुपये मिल रहे हैं, लेकिन एज अ कंट्री इंडिया की जो टोटल डॉलर अर्निंग्स हो सकती थी उसमें कुछ खास बढ़ोतरी नहीं होती। और इसमें तीसरा फैक्टर है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का, यानी डर और लालच का खेल। करेंसी मार्केट, आपको पता है, सिर्फ नंबर्स पर नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी पर भी चलती है। जब रुपी लगातार गिरने लगता है तो मार्केट में डर और पैनिक ये फैल जाती है। जिन इंपोर्टर्स को 3 महीने बाद बिल भरना था, ठीक है, मैं इंपोर्टर हूं, मुझे 3 महीने बाद बिल भरना है, वो आज भर देगा तो डॉलर वो अभी से खरीदना शुरू करेगा। डॉलर और महंगा हो जाता है इस आर्टिफिशियल डिमांड की वजह से। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो अपना माल बेचने के बाद जो मैंने डॉलर कमाए, वो अपना पैसा इंडिया वापस लाने में मैं डिले कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि रुपये को थोड़ा और गिरने दो, बाद में डॉलर को, अपने कमाए हुए को मैं रुपये में कन्वर्ट करूंगा तो ज्यादा मुनाफा मिलेगा। और इसी डर और लालच के चक्कर में देश में डॉलर आना कम हो जाता है और डॉलर की डिमांड अचानक आर्टिफिशियली इंक्रीज हो जाती है, जिससे रुपये और तेजी से डूबने लगता है। एंड द फोर्थ रीजन, चौथा सबसे बड़ा रीजन है कैपिटल अकाउंट शॉक। ठीक है। शेयर मार्केट वाले दोस्तों के लिए यह पॉइंट काफी जरूरी है। मान लीजिए कि एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई, इसने इंडियन मार्केट में पैसा लगाया और साल भर में 10% का रिटर्न कमाया, लेकिन उसी साल अगर रुपी डॉलर के मुकाबले 5% गिर गया तो उस गोरे इन्वेस्टर का नेट रिटर्न सीधा सीधा आधा यानी लगभग 5% रह जाएगा। ऐसे फ्लक्चुएटिंग और गिरते हुए रुपी को देखकर फॉरेन इन्वेस्टर्स नया पैसा भारत में लाने से संकोच करेंगे, डरेंगे। जब उनका नया इन्वेस्टमेंट नहीं आता तो ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मौजूद है हमारे पास, ये बिगड़ जाता है और रुपी को सपोर्ट करने वाला एक बहुत बड़ा पिलर ये टूट जाता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ रुपी को गिरने दो कहना मतलब एक आसान भाषा लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में ये हमारी इकोनॉमी को एक भयंकर लूप में भी फंसा सकता है। और इसलिए आरबीआई कंप्लीटली मार्केट के भरोसे भी नहीं बैठ सकता, तो थोड़ी थोड़ी इंटरवेंशन करती रहनी पड़ेगी। उसी से रुपी की वैल्यू थोड़ा सा उतार चढ़ाव में रहेगी, लेकिन इंटरवेंशन तो देखो जरूरी है। सो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस का कंक्लूजन क्या है? आरबीआई देखो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह है। वो रुपी को गिरने से पूरी तरह रोक नहीं सकता, वो सिर्फ मार्केट में पैनिक आने से रोक सकता है और इकोनॉमी को एक सॉफ्ट लैंडिंग दे सकता है। आरबीआई का काम इकोनॉमी को फर्स्ट एड देना नहीं है, लेकिन इस बीमारी की असली सर्जरी हमारी सरकार और हमारी आवाम को करनी पड़ेगी। आज हम रुपी के गिरने पर इसलिए रोते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी फंडामेंटली डॉलर डिपेंडेंट है। हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये क्रोनिक एंड ये जो ओवर डिमांड और अंडर सप्लाई ऑफ डॉलर्स है, ये हमारी प्रॉब्लम है। जब तक हम दुनिया भर से तेल और सोना इंपोर्ट करते रहेंगे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा रुपी को नीचे खींचता रहेगा। अगर इसका परमानेंट क्योर चाहिए
तो सरकार को कुछ बहुत सॉलिड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर फोकस करना पड़ेगा। सरकार की पॉलिसी एक्चुअली हमें संकट से निकाल सकती है। तो पहला, हमें मेक इन इंडिया को और भी एग्रेसिव बनाकर अपनी एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। जब हमारा सामान ग्लोबल मार्केट में बिकेगा तभी तो देश में असली डॉलर आएगा। क्वालिटी होनी चाहिए कि लोगों को चाहिए चाहिए, ये कितना भी पैसा देंगे वो। दूसरा, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करना होगा। एफडीआई का वो पैसा होता है जो फैक्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरह ये रातों रात जेस नहीं छोड़ सकता। तो एफडीआई इज इंपॉर्टेंट। और तीसरा सबसे बड़ा सोल्यूशन है, हमें डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन को वॉर फुटिंग के ऊपर बढ़ाना होगा, ताकि वेस्ट एशिया में बैठी कोई भी कंट्री तेल के दाम को बढ़ाकर इंडियन रूपी को अपना बंधक ना बना दे, अपना हॉस्टेज ना बना दे। इकोनॉमी इमोशंस पर नहीं, मैथमेटिक्स और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलती है। इसलिए अगली बार जब ये टीवी एंकर्स चिल्लाएं कि रुपी हिस्टोरिकली लो पर, तो उनकी पैनिक मॉन्गरिंग का हिस्सा मत बनिएगा। इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी एक्चुअल मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी पता लगी है। आप जानते हैं कि आर्टिफिशियली होल्ड किया गया रुपी देश के लिए जहर है और सही समय पर किया गया डेप्रिसिएशन एक जरूरी दवा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको हेडलाइंस के पीछे छिपे हुए ये जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसको इजीली समझने में थोड़ी मदद डेफिनेटली दी होगी। अगर आपको ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी और आरबीआई का ये चक्रव्यूह समझ में आया जिससे वो जूझ रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने उन दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इसको शेयर कीजिएगा जहां पर लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। और आपके हिसाब से सरकार को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए, ये मुझे कमेंट्स में अपने विचार इसके बारे में जरूर बताएं। मैं हूं चंदन शर्मा, आप सबसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक ऐसे ही न्यू इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।